हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम जय शर्मा है और आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने इससे पहले वाली जो हमारे वीडियोस है, मतलब ये पूरी लेक्चर सीरीज में हमने इकोनॉमिक्स की क्लास 9 से क्लास 11 तक के हर एक चैप्टर के अंदर के हर एक टॉपिक के हर एक कॉन्सेप्ट को समझा है। एंड इट्स दैट वे में समझा है कि हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो जिसके अंदर एनसीईआरटी का बेस होगा, उसके अंदर लिए हम एक कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ सकेंगे। सेकंड थिंग, हमारे लिए एडवांटेज ये रहा है कि हमने एनसीईआरटी के सारे ही फैक्ट, सारे ही डेटा का बेस बनाया है और उन सब को हमने अपडेट करके दिया है ताकि हम एग्जाम की करंट पैटर्न या करंट ट्रेंड से मैच कर सके। राइट, सो स्टार्ट करते हैं टुडे क्लास 12 चैप्टर 1 एनसीईआरटी, दैट इज इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसको हम बेटर वे में समझते हैं कि अगर हम इसका इंट्रोडक्शन समझे तो इफ वी कैन रिकॉल क्लास 9 एनसीईआरटी, जहां पे हमने इकोनॉमिक्स का मतलब समझा था। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां पे हमने ये देखा था, इट इज द स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस। It is the study of the allocation of scarce resources to satisfy an individual want. Okay, so that means यहाँ पे जो हमें मेजर चीज emphasize करनी है, that is the scarcity. तो हमें ये चीज पता है कि resources are in scarcity, that means resources are limited. तो हमारी डिमांड भी उस तरीके से रहनी चाहिए। अब मेरी डिमांड के बेसिस पे ये डिपेंड करेगा कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि प्रोड्यूसर का मेजर पॉइंट क्या है कि उसको अपना प्रॉफिट लेके आना, उसको एक बिजनेस करना है। ठीक है, बिजनेस करने के लिए वो क्या करेगा, पहले हमारी वांट यानी कि हमारी डिमांड को समझेगा। ठीक है, सेकंड थिंग वो ये देखेगा कि हमारे पास रिसोर्सेस कितने हैं, क्या वो स्कैरसिटी में है या क्या वो अबंडेंस में, उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्शन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रोड्यूसर का मेजर पॉइंट क्या है कि जो भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको वो एफिशिएंटली यूज करेगा। तो जब एफिशिएंटली यूज करेगा तब वो एक्सपेक्ट करेगा कि जो उसका आउटपुट है दैट शुड बी मैक्सिमम। राइट, तो दैट मीन्स आपने स्कैरसिटी के लिए आपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज किया एज अ प्रोड्यूसर ने, और उसने फिर ये एक्सपेक्ट किया कि जब मैं एफिशिएंटली यूज करूंगा तो मेरा आउटपुट वुड बी मैक्सिमम। और ये आउटपुट क्या करेगा, ये आउटपुट एक इकोनॉमी में सप्लाई लेके आएगा, जो गुड्स है उसकी सप्लाई करेगा, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल। तो जब ये चीज रहेगी, जब आपने सेटिस्फाई किया है द डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल, तब हम कह सकते हैं कि यहां पे उसका प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहेगा। तो अगर हम वापस समझते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई एन इंडिविजुअल वांट, वेरएज प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो स्कैरसिटी को कंसीडर करता है और वो डिमांड को कंसीडर करता है, दैट मींस रिसोर्सेज को और डिमांड को कंसीडर करता है। फिर वो कहता है कि जो भी मैं रिसोर्सेज यूज कर रहा हूं उसका एक एफिशिएंट वे में यूटिलाइजेशन होना चाहिए ताकि एक मैक्सिमम आउटपुट आए। और ये आउटपुट क्या रहेगा, ये एक सप्लाई करेगा टू सेटिस्फाई एन इंडिविजुअल वांट और नीड, उसके बेसिस पे वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है। बट यहां पे क्वेश्चन जो रहता है दैट व्हाट शुड बी प्रोड्यूस, राइट, हमें प्रोड्यूस क्या करना चाहिए। यहां पे तीन फंडामेंटल क्वेश्चन आते हैं हमारे इकोनॉमी में कि चलो आपने ये तो बोल दिया कि आपको प्रोड्यूस करना है ताकि आप रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करो और अपना आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सको, बट द क्वेश्चन रिमेन्स दैट व्हाट टू बी प्रोड्यूस, आपको प्रोड्यूस क्या करना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है फॉर whom टू प्रोड्यूस, कि आपको किसके लिए ये प्रोड्यूस करना है। ओके, इसको हम एक केस स्टडी से समझते हैं। जैसे अभी एक रिसेंट में एग्जांपल लेता हूं कि हम एग्जांपल ले रहे हैं एक एग्रीकल्चर फार्मर का। अब आज के टाइम में फार्मर्स के पास दो टाइप का ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन होता है कि वो ट्रेडिशनल क्रॉप्स उगाए, फॉर एग्जांपल वो वीट उगाएगा और जो राइस उगाएगा, जिनकी पूरे साल डिमांड रहती है, और ये हर साल डिमांड रहने ही वाली है इंडिया में वीट और राइस की।
ठीक है, क्योंकि ये हमारा स्टेपल फूड है, हम ये खाएंगे ही खाएंगे, और कोई अनाज भले ही ना खाए, बट ये दो अनाज में से एक अनाज हमारे घर पे रोज बनता ही बनता है। वेरे सेकंड आ जाता है कि या तो वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाएगा। अब ये थॉट क्यों आता है किसान के माइंड में? क्योंकि उसे पता है कि व्हीट और राइस में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा सप्लाई है, तो इसके अंदर प्रॉफिट कम है, पैसा कम है। वेर एज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आर रिस्की, क्योंकि एक फ्रूट सड़ेगा तो वो सारे फ्रूट को सड़ा देगा, एक सब्जी सड़ेगी तो वो सारे सब्जी को सड़ा देगी, तो ये जल्दी खराब हो सकता है, इसलिए इसके अंदर प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। ये जल्दी खराब नहीं होता, इसलिए इसमें प्रॉफिट कम होता है। ओके, सो दैट मीन्स यहां पे क्या हो गया कि यहां पे फार्मर्स के माइंड में एक क्वेश्चन आया दैट व्हाट टू प्रोड्यूस, उसको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? क्या उसे व्हीट प्रोड्यूस करना चाहिए या फिर उसे फ्रूट्स प्रोड्यूस करना चाहिए? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन इकोनॉमिक। वेरे सेकंड क्वेश्चन आ जाता है दैट हाउ टू प्रोड्यूस, कि हमें किस तरीके से उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, हमें क्या टेक्निक यूज करनी चाहिए, राइट? हमारे पास क्या अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या टेक्नोलॉजी है, वो यूज करना चाहिए। तो उस पर हम कह सकते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस में दो तरीके का हो सकता है। एक आ जाता है लेबर इंटेंसिव, क्या हमें लेबर इंटेंसिव वे में प्रोड्यूस करना चाहिए या फिर हमें कैपिटल इंटेंसिव वे में प्रोड्यूस करना चाहिए? लेबर इंटेंसिव यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा लेबर हायर करोगे टू प्रोड्यूस व्हीट और अ फ्रूट, एंड देन कैपिटल इंटेंसिव में आप मशीनरीज और टेक्नोलॉजी हायर करोगे टू प्रोड्यूस व्हीट और फ्रूट्स। So this is the second important question. Whereas third important question is for whom to produce. आप ये किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो? That means कि यहां पे बात आ जाती है the distribution और the allocation of the resources, कि जो भी रिसोर्स प्रोड्यूस हुआ है उसका आप एलोकेट किस तरीके से करोगे। तो क्या आपके प्रोडक्शन से, आपके व्हीट या फूड के प्रोडक्शन से क्या हमारे यहां पे इक्वालिटी इंक्रीज होगी या फिर इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी? तो ये तीन मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इकोनॉमी में हमेशा रहते हैं। सो एज दिस इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो यहां पे हम इसको बहुत ही बेसिक वे में समझेंगे, राइट? तो हम कह सकते हैं कि एक फार्मर का जो ये एग्जाम्पल है वो वेरी मच एक्सप्लेनिंग कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए और किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए, राइट? तो हम वन बाय वन ये तीनों ही क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल मैनर में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन, जहां पे हम सबसे पहले चीज जो समझ रहे हैं दैट इज द मीनिंग ऑफ द सिंपल इकोनॉमी, कि व्हाट एग्जैक्टली सिंपल इकोनॉमी मीन्स। तो हमें पता है कि हमारे इकोनॉमी में गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्सेज कितना है, हमारे पास स्कैरसिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन रहता है। सो दैट मीन्स कि ये सारी चीजें एक सिंपल इकोनॉमी में मैटर करती है, राइट? और हर एक सोसाइटी में ये चीज रहता है कि मेरे को ये पर्टिकुलर गुड्स चाहिए या ये पर्टिकुलर सर्विसेज चाहिए, और हर सोसाइटी में ये भी पता है कि आपके पास रिसोर्सेज काफी ज्यादा लिमिटेड है, राइट? सो दैट मीन्स कि जब आपके पास रिसोर्सेज कम है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सैलरीड बेस्ड पर्सन हूँ, तो मेरे हर महीने, मेरे एवरी मंथ मेरे अकाउंट में कुछ अमाउंट ऑफ मनी आता है, जिसके बेसिस पे मेरे को ये कहा जाता है कि आपको ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा फॉर दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ के लिए दूसरा टाइप का मनी दिया जाएगा। सो दैट मीन्स कि अभी के लिए आपको इतना ही पैसा है। तो जितना भी मेरे को पैसा मिला है, लेट्स से मेरे को 1000 रुपीज मिला है, अब वो 1000 रुपीज को मेरे को इस तरीके से यूज करना है कि मैं नेक्स्ट 30 डेज तक सर्वाइव कर पाऊं। सो दैट मीन्स कि अब मैं वो 1000 रुपीज को कहां पे खर्चा करूंगा, दैट विल बी माई चॉइसेस, कि मेरी चॉइस कैसे रहेगी, राइट? सो एक सिंपल इकोनॉमी किस तरीके से फंक्शन करती है कि हर इकोनॉमी में एक इंडिविजुअल होता है, वो इंडिविजुअल की सर्टेन अमाउंट ऑफ, लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम रहती है, वो इनकम के बेस पे वो डिसाइड करता है कि उसको क्या टाइप के गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करने हैं। दैट मीन्स वो उसकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो जब आपने एक इंडिविजुअल ने चॉइस बता दी, दैट मीन्स वो इंडिविजुअल ने अपनी डिमांड बता दी, तो डिमांड के बेसिस पे वो प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा। अब वो सप्लाई के लिए प्रोडक्शन करेगा, वो प्रोडक्शन पे किसके लिए कंसिडर करेगा, वो देखेगा कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कितनी है, ठीक है, और उनकी स्कैरसिटी कितनी है, और जितनी अवेलेबिलिटी और स्कैरसिटी होगी उतना वो एफिशिएंटली उसको यूज करना चाहेगा, एंड वो यूज से वो एक मैक्सिमम आउटपुट लेके आएगा, दैट इज बाय मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, राइट? तो इसका अगर हम एग्जांपल समझते हैं कि एक फार्मर है, फार्मर के पास एक लिमिटेड लैंड होता है, तो वहां पे उसको डिसाइड करना है कि क्या उसको क्रॉप्स ग्रो करने हैं या फिर वहां पे लाइव स्टॉक लेके आना है। सो दिस इज नोन एज ट्रेड ऑफ।
सो ट्रेड ऑफ का वापस अगर मैं मतलब समझूं कि अगर किसान डिसाइड करता है कि उसको गेहूं या राइस उगाना है या फिर फ्रूट्स उगाना है, सो दिस इज द ट्रेड ऑफ कि उसको वहां पे ट्रेड करना है. देयर कुड बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन दिस, जो हम आगे वाली स्लाइड में समझेंगे. बट अभी का मतलब ये हो जाता है कि जब एक किसान कोई भी चीज प्रोड्यूस करता है, लेट्स से वो व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो दैट मींस वो फ्रूट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. तो उसको वहां पे ट्रेड ऑफ होगा कि व्हीट प्रोड्यूस करने से उसका इतना प्रॉफिट आता है और फ्रूट्स प्रोड्यूस करने से उसका इतना प्रॉफिट आता है, तो उसको किसके लिए जाना चाहिए. अब दोनों की रिसोर्स अवेलेबिलिटी क्या है, दोनों का मैक्सिमम आउटपुट क्या होता है, कंज्यूमर की डिमांड क्या है, इसकी प्राइसेस क्या है, ये सारे फैक्टर्स इसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं. सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ सिंपल इकोनॉमी, कि एक सिंपल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आता है. वेर एज जो हमने तीन मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में समझा, फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड इज फॉर whom टू प्रोड्यूस. ये तीनों को हम सेपरेटली समझते हैं, राइट. अमंग देम द वेरी फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, दैट व्हाट शुड वी एक्चुअली प्रोड्यूस. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. ओके अब व्हाट टू प्रोड्यूस किस पे डिपेंड करता है, ये मेजरली डिपेंड करता है कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, हाउ मच रिसोर्सेज डू वी हैव. क्योंकि जितने ज्यादा आपके पास रिसोर्सेज होगा उतना ज्यादा आप प्रोडक्शन कर पाओगे. लेट्स से योर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड आ जाते हैं, तो दैट मीन्स कि जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, मतलब आप एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि अगर मेरे पास इनकम कम आ रही है, ठीक है, तो वो इनकम को मेरे को इस तरीके से यूज करना है कि मेरी नीड फुलफिल हो जाए और मेरी कुछ वांट्स भी फुलफिल हो जाएगी. ठीक है, तो अब जब इंडिविजुअल बोल रहा है कि यार मेरी कुछ नीड्स है और कुछ वांट्स है, वो फुलफिल होनी चाहिए, तो प्रोड्यूसर पूछता है कि आपकी क्या टाइप की नीड्स है. तो इंडिविजुअल ने कहा कि मेरी बेसिक गुड्स की नीड्स है, यानी कि रोटी कपड़ा मकान या फिर हेल्थ केयर एजुकेशन, ये सारी टाइप की नीड है. ओके वेर एज पूछा कि आपकी वांट्स क्या है, कि मेरी वांट्स है कि मेरे को कुछ लग्जरी गुड्स की डिमांड है, कि मेरे पास कुछ लग्जरी गुड्स आने चाहिए. तो जब लग्जरी गुड्स आएगा सो दैट मीन्स कि आपको वो पूछे कि लग्जरी गुड्स में क्या आता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे एयर कंडीशन चाहिए, मुझे कार चाहिए या वेरियस अदर चीज़ें चाहिए जिससे मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, जिससे मैं खुद को एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी कंसिडर करूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे प्रोड्यूसर को क्या बताया जा रहा है, व्हाट टू प्रोड्यूस. ये किसके बेसिस पे डिसाइड किया जा रहा है कि इकोनॉमी में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कितनी है. बेस्ड अपॉन दिस एक इंडिविजुअल की नीड क्या है और उसकी वांट क्या है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट इकोनॉमी में एक सप्लाई किया जाता है, राइट. सो दैट इज द व्हाट टू प्रोड्यूस. अब अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दैट मीन्स एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो जब एक इकोनॉमी हो जाती है, दो टाइप की इकोनॉमी हो जाती है. पहली लेट्स से हम कह दे रहे हैं कि एक है डेवलपिंग इकोनॉमी और दूसरी आ जा रही है डेवलप इकोनॉमी. अब डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, ये क्या चीज पे फोकस करेगा जब ये चीजें प्रोडक्शन करेगा, दैट मींस व्हाट टू प्रोड्यूस, वो मेजर फोकस करेगा ऑन द बेसिक नेसेसिटीज, दैट मींस हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर एजुकेशन, रोटी कपड़ा मकान एक्सेट्रा, ये चीज पे फोकस करेगा. वेरएस एक डेवलप इकोनॉमी लेट्स से फॉर यूएसए है, तो वो अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कहां करेगा, टू सेटिस्फाई द वांट्स. सो दैट मीन्स कि ये इनोवेशन, ये टेक्नोलॉजी, यहां पे ज्यादा खर्चा करेगा. तो ये चीज पे हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि इट डिपेंड्स अपॉन द कंट्री कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है. इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर फ्रॉम द मिडिल इनकम ग्रुप, राइट, मिडिल इनकम ग्रुप में है, तो उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए. दैट मीन्स आज के टाइम में हर एक पेरेंट्स को ऐसा होता है कि मेरे बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन मिले, एक अच्छी हेल्थ केयर मिले, ताकि वो एक हेल्थी लिविंग अभी रहेगा तो वो और ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएगा इन हिज और हर प्रोडक्टिव एज और वर्किंग एज पे आएगा, राइट. सो दैट मीन दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज. अब ये सारी चीजें यूएसए में डेवलप हो चुकी है. दे हैव अ गुड हेल्थ केयर, दे हैव अ वेरी गुड एजुकेशन, एंड बेस्ड अपॉन दिस दे आर नाउ फोकसिंग ऑन मोर इनोवेशन एंड मोर टेक्नोलॉजी. दैट मीन्स वो और ज्यादा स्किल्ड वर्क पे काम कर रहे हैं, राइट. सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल दैट व्हाट टू प्रोड्यूस शुड बी वेरी मच क्लियर इन योर माइंड, दैट हमें ये सारी चीजें कंसिडर करना चाहिए व्हेन वी आर सेइंग दैट व्हाट टू प्रोड्यूस. वेयर जो सेकंड क्वेश्चन हो जाता है दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस. अब हमें कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए. अब ये क्वेश्चन क्यों आता है, क्योंकि एक
एक जो प्रोड्यूसर होता है उसकी दो मेजर चीजें रहती है, राइट। सबसे पहली चीज उसका ये होता है टू मिनिमाइज द कॉस्ट, कि कॉस्ट उसको कम से कम रखना है, एंड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, कि प्रॉफिट उसका ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स कि वो अपने रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूज करे ताकि उसका मैक्सिमम आउटपुट होए, वो डिमांड को सप्लाई कर पाए, एंड हेंस उसका प्रॉफिट और भी ज्यादा मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। अब जब वो प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके बाद दो तरीके की मेजर टेक्निक्स होती है। They have two major kind of techniques. Among them, the very first technique is the labor intensive, कि आप कोई भी इंडस्ट्रीज ला रहे हो तो आप लेबर इंटेंसिव वे में ग्रो कर रहे होगे। एंड सेकंड इज दी कैपिटल इंटेंसिव, कि आप कोई भी इंडस्ट्रीज ला रहे हो तो उसको कैपिटल इंटेंसिव में लेके आओगे। अब लेबर इंटेंसिव कौन सी टाइप की मेजर इकोनॉमी यूज करती है? वो इकोनॉमी जहां पे लेबर का अबंडेंस है आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां पे 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिनके पास बहुत ज्यादा लेबर है, अबंडेंट लेबर है, तो सरकार चाहती है कि ये सारे अबंडेंट लेबर को हम जॉब दे पाए, क्योंकि जब आप जॉब दे पाओगे इनको तब जाके इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाएगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ये और ज्यादा पैसा कमाएंगे, और ये पैसा कमाएंगे तो इकोनॉमी में और ज्यादा डिमांड आएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, एंड अल्टीमेटली पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा, राइट। सो दैट मींस कि हाउ टू प्रोड्यूस में भी कंट्री वाइज डिपेंड होता है। वेरेज यूएसए जैसी कंट्री हो जाएगी, वो बोलेगी कि हमें कैपिटल इंटेंसिव पे लाना है, या फिर एक जापान जैसी कंट्री हो जाएगी, वो बोलेगी कि हमारे पास लेबर कम है, हमारे पास पॉपुलेशन कम है, तो हमें रोबोटिक्स लेके आने, हमें टेक्नोलॉजी लेके आनी है, हमें इनोवेशन लेके आना है, तो हम जो भी प्रोडक्शन करेंगे वो कैपिटल इंटेंसिव वे से करेंगे। एंड इंडिया बोल रहा है हम जो भी प्रोडक्शन करेंगे वो लेबर इंटेंसिव वे से करेंगे। सो ये भी डिपेंड करता है फ्रॉम इकोनॉमी टू इकोनॉमी दैट हाउ टू प्रोड्यूस। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या हमें बेसिक गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करने की जरूरत है या लग्जरी गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करने की जरूरत है। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ टू प्रोड्यूस, क्या हमें लेबर इंटेंसिव वे में ज्यादा प्रोडक्शन करना है या फिर हमें कैपिटल इंटेंसिव वे में ज्यादा प्रोडक्शन करना है। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन रिमेन्स इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, कि आप किसके लिए प्रोड्यूस करोगे। तो यहां पे बात आ जाती है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेस, कि जो भी प्रोडक्शन आपने किया है, जो भी गुड्स और सर्विसेज आपने प्रोड्यूस करी है, उसका आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसके लिए क्या चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है? व्हाट आर द फर्स्ट थिंग दैट मैटर्स कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि मुझे ये पर्टिकुलर गुड मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो किस पे मैटर करता है? द फोरमोस्ट थिंग इज माय इनकम, कि मेरी कितनी इनकम होगी उस पे मैटर करता है कि मेरे को वो पर्टिकुलर गुड या वो पर्टिकुलर सर्विस मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग जो रहती है दैट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट, कि रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है। क्या गवर्नमेंट ये टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करवा रही है जो इकोनॉमी में डिमांडेड है? क्या वो सेंट्रलाइज इकोनॉमी है? क्या वो मार्केट इकोनॉमी है? तो ये सब भी वेरी करता है। सो दैट मींस द रोल ऑफ गवर्नमेंट आल्सो इंपॉर्टेंट। तो दो मेजर चीजें आ जाती है, दैट इज द इनकम, सेकंड इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट, और थर्ड आ जाता है दैट कुड बी अ सेकेंडरी, दैट इज द एबिलिटी टू परचेज, कि आपकी परचेज की एबिलिटी कितनी है। दैट इज मोर और लेस रिलेटेड विद द इनकम, कि आपकी जैसी इनकम होगी वैसी आपकी एबिलिटी होगी टू परचेज। सो दैट मीन्स कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा वो दो चीज पे सबसे ज्यादा डिपेंड रहता है, दैट इज इनकम एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने तीनों के आंसर दे दिए। पहला आंसर है व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसमें हम कह सकते हैं कि जैसी इकोनॉमी में डिमांड होगी उस तरीके का हम प्रोडक्शन करेंगे। ओके, सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, कि जैसी इकोनॉमी की सिचुएशन होगी कि अगर हमारे पास लेबर इंटेंसिव ज्यादा है तो हम लेबर अगर हमारे पास लेबर ज्यादा तो हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लाइक एमएसएमईज प्रोड्यूस करेंगे। अगर हमारे पास लेबर कम है तो हम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज से प्रोड्यूस करेंगे। एंड थर्ड इज कि जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसके बेसिस पे होगा? बेस्ड अपॉन माय इनकम, कि मेरी इनकम कितनी है। एंड सेकंड थिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द एलोकेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हमने वन बाय वन तीनों ही क्वेश्चंस को बहुत ही बेटर वे में समझ लिया है। तो अब वापस अगर हम इस पे आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दीज थ्री क्वेश्चंस आर दी सेंट्रल क्वेश्चंस। ये हर सोसाइटी फेस करती है सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इंडिया का जो रिसोर्स एलोकेशन है बिटवीन हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड डिफेंस सेक्टर
ये वेरी कर रहा है, राइट कि पहले इंडिया था कि बिफोर इंडिया चाइना वॉर इंडिया डिफेंस सेक्टर पे ज्यादा नहीं डालता था, वो हेल्थ केयर और एजुकेशन पे ज्यादा डालता था। बट देन चाइना ने जब वॉर हुआ इंडिया के साथ, चाइना ने जब अटैक किया जिसके अंदर इंडिया की डिफीट हुई, सो दैट जस्टिफाइड दैट ओके हमें हमारा डिफेंस सेक्टर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, एंड उसके बाद से हमारा डिफेंस का बजट बढ़ता ही गया, जो अभी भी इंक्रीजिंग मोड में ही है, राइट। वेर इज हेल्थ और एजुकेशन में सरकार ने काफी ज्यादा बढ़ाया है ड्यू टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज। हेल्थ केयर में कोविड के बाद हमने देखा कि ओके हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऐसी एपिडेमिक्स और पेंडेमिक अगर आ जाता है तो आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हेल्थ का। सो बेस्ड अपॉन दिस, राइट, सो दीज आर दी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हर एक इकोनॉमी फेस करती है, राइट। तो उसके बेसिस पे हम दो नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वन बाय वन अगर हम देखते हैं तो जो पीपीएफ है वो क्या एक्चुअली शो करता है, ये शो करता है द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, कि दो गुड का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज द प्रोडक्शन, जो इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वेयर ऑल रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज, कि जब आपने सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लिया है तो आप कितना कॉम्बिनेशन रख सकते हो कि आप दो गुड्स एक साथ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसान का एग्जांपल लिया था कि किसान के पास दो चॉइस होता है, या तो ट्रेडिशनल क्रॉप्स उगाएगा दैट इज व्हीट या राइस, या फिर वो नए टाइप के क्रॉप्स यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाएगा। अब कितने परसेंट चांसेस है, या फिर हम कह सकते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि एक किसान एक ही खेत में सेम टाइम पे, या फिर हम कह सकते हैं कि पूरे साल में व्हीट और राइस भी उगा पा रहा है, या फिर वो फ्रूट और वेजिटेबल भी उगा पा रहा है। सो दैट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, कि आपके पॉसिबिलिटी कितनी है आपकी वो ग्रो करने की, ठीक है। अब इसको अगर हम एक ग्राफ से समझते हैं, तो अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे देखते हैं हम कॉर्न एंड वाई एक्सिस पे हम लिखते हैं कॉटन, ओके। अगर कॉर्न का प्रोडक्शन अगर हम देखते हैं 1 2 3 4, ओके, कॉटन का प्रोडक्शन हम देखते हैं 2 4 6 8, ओके। अगर अब यहां पे ऐसा है कि रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड, राइट, आपके पास रिसोर्सेज काफी ज्यादा लिमिटेड है, एंड बेस्ड अपॉन दिस आपको प्रोडक्शन करना है, तो आप या तो कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हो या फिर आप कॉर्न प्रोड्यूस कर सकते हो। तो दैट मीन्स अगर आपने सारा ही रिसोर्सेज कॉटन प्रोड्यूस करने में लग दिया, सो दैट मीन्स कि कॉटन का प्रोडक्शन 8 होगा, वेरेस कॉर्न का प्रोडक्शन 0 होगा, ओके। या सेकंड सिनेरियो अगर हम देखें तो इसको अगर हम ए कंसीडर करते हैं, दिस इज ए, वेरेस सेकंड सिनेरियो अगर हम देखते हैं कि आप जो कॉर्न है वो 2 का प्रोडक्शन कर रहे हो एंड आप कॉटन में 6 का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो दैट मीन्स आपने क्या किया कि कॉटन में रिसोर्सेस थोड़े कम किए और कॉर्न में रिसोर्सेस बढ़ाए, तो आपका इस तरीके का एक प्रोडक्शन कैपेसिटी आ गई, ठीक है। दैट मीन्स आपने रिसोर्सेज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। वेरे थर्ड सिनेरियो अगर हम कह सकते हैं कि अगर मैं 3 कॉर्न प्रोड्यूस कर रहा हूं और 4 कॉटन प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो वापस क्या किया कि कॉटन में रिसोर्सेज का यूज थोड़ा कम किया एंड कॉर्न में रिसोर्सेज का यूज इंक्रीज कर दिया। वेरे फोर्थ सिनेरियो आ जाता है कि मैं 4 कॉटन प्रोड्यूस कर रहा हूं और 2 कॉर्न प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो इससे अगेन कॉर्न का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया और कॉटन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया। फिर जो अनदर सिनेरियो आ जाता है, दैट इज कि एक और सिनेरियो आ जाता है जहां पे मैं कॉटन में 0% का रिसोर्सेज डाल रहा हूं, तो सारा मैक्सिमम रिसोर्सेज कहां गया, कॉर्न में चला गया, राइट। सो दैट मीन्स कि अब ये क्या हो जाएगा, ये एक कर्व डेवलप हो गया, राइट, एंड दिस कर्व इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ओके। अब आप कई बार देखोगे कि ये कर्व में इट शिफ्ट राइटवर्ड्स, कि ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। वाई एग्जैक्टली इज दैट, क्योंकि उन्होंने क्या किया, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर दी, कि रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा हो गया, राइट। सो दिस इज एन मेजर एग्जांपल कि आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो, जहां पे आपने कहा कि मैंने एक गुड को अगर प्रोड्यूस करना है तो दूसरे गुड को मैं कम प्रोड्यूस करूंगा। कॉटन का अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो कॉर्न का कम हो जाएगा, कॉर्न का ज्यादा होगा तो कॉटन का कम हो जाएगा, राइट। सो दैट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी
फ्रंटियर। तो यहां पे हम समझ रहे हैं कि ये जो स्कैरसिटी है, जो स्कैरसिटी की हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में बात करी थी, द स्कार्स रिसोर्सेज, वो ट्रेड ऑफ क्रिएट करता है। तो जब ये ट्रेड ऑफ क्रिएट करता है तो यहां पे नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझते हैं, जैसे हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर समझा, जैसे हमने ये समझा कि कॉर्न इतना प्रोड्यूस होगा तो कॉटन इतना प्रोड्यूस होगा, कॉटन इतना प्रोड्यूस होगा तो कॉर्न इतना प्रोड्यूस होगा। तो यहां पे क्या हो गया कि एक प्रोड्यूसर होगा, वो ये सोचेगा कि मेरे को कॉटन प्रोड्यूस करना चाहिए ज्यादा या कॉर्न प्रोड्यूस करना चाहिए। तो वहां पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस में, दैट इज कॉस्ट मिनिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस में है। सो दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम्स, राइट। तो अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझते हैं तो इसका मतलब ये कह सकते हैं that it represent the cost of the next best alternative foregone। यानी कि आपके पास दो ऑल्टरनेटिव थे, आपके पास था कि कॉर्न ग्रो करो और आपके पास था कि कॉटन ग्रो करो। तो अगर आपने कॉर्न ग्रो किया तो कॉटन कम करोगे, कॉटन ज्यादा किया तो कॉर्न कम करोगे। सो दैट मीन्स कि आप यहां पे ये कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो कि जो पीपीएफ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये हमें एक एक्चुअल कॉस्ट बताता है कि एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है आपका, कि अगर आप कॉटन से कॉर्न पे शिफ्ट हो रहे हो या कॉर्न से कॉटन पे शिफ्ट हो रहे हो तो आपको कितना कॉस्ट लगेगा। क्या ये कॉस्ट आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है या ये कॉस्ट आपका प्रॉफिट डिक्रीज कर रहा है। इसका एग्जांपल है दैट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर वुड मीन रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। यानी कि सरकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी तो फिर हम कह सकते हैं कि सोशल वेलफेयर प्रोग्राम पे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, राइट। तो जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड होगा उतना सोशल वेलफेयर कम होगा, और जितना ज्यादा सोशल वेलफेयर पे होगा उतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कम होगा। सो दैट मीन्स कि यहां पे अब सरकार पे डिपेंड करता है कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो यहां पे ये देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा करने से क्या हमारा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम इंक्रीज होगा, या फिर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में ज्यादा करने से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की इंक्रीजमेंट करनी पड़ेगी। सो दैट वेरी फ्रॉम अ इकोनॉमी टू इकोनॉमी। ओके, तो अगर हम इसका डिफरेंस समझते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बताता है, ये वैल्यू बताता है ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, जो हमने छोड़ दिया है उसका वैल्यू बताता है। वेरेज पीपीएफ क्या है, ये कर्व है जो बताता है कि मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स इन द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी कितना हो सकता है, कि जितना हमारे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी उसके बेसिस पे हम दो गुड्स का मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना कर सकते हैं। यानी कि मैं कॉटन का प्रोडक्शन कितना मैक्सिमम कर सकता हूं और कॉर्न का प्रोडक्शन कितना मैक्सिमम कर सकता हूं, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन में मेरे को एक जो कर्व बताएगा, दैट कर्व इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो ये एक्सप्लेन करता है ट्रेड ऑफ इन डिसीजन मेकिंग में, कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको डिसीजन बताता है कि आपको कॉटन उगाना है या क्रॉप उगाना है। वेरेस पीपीएफ आपको इलस्ट्रेट करता है द ट्रेड ऑफ बिटवीन टू गुड्स इन द इकोनॉमी, कि दो गुड्स इन इकोनॉमी का ट्रेड ऑफ बताता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो अप्लाई करता है इंडिविजुअल चॉइसेस पे, फर्म्स और नेशंस पे, वेरेस पीपीएफ अप्लाई करता है टू एंटायर इकोनॉमीज प्रोडक्शन ऑफ टू गुड, कि पूरे इकोनॉमी के प्रोडक्शन में, यानी कि पूरे ही इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा करना है या सोशल वेलफेयर ज्यादा करना है वो बताता है, राइट। तो ये मेजर करता है द कॉस्ट ऑफ चूजिंग वन ऑप्शन ओवर अनदर, वेरेज ये विजुअलाइज देता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एफिशिएंट सोर्स रिसोर्स एलोकेशन, की आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है अगर आप कॉटन से कॉर्न की तरफ जाते हो, और आप रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज कैसे कर सकते हो। ये हेल्प करता है इंडिविजुअल और बिजनेसेस को जो अपना डिसीजन बना सके, और ये हेल्प करता है इकोनॉमिस्ट को कि वो एक एफिशिएंट प्रोडक्शन बता सके एंड रिसोर्स एलोकेशन बता सके। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीएफ। ओके, तो यहां पे हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और पीपीएफ का मतलब समझ लिया है। जो नेक्स्ट चीज अभी समझनी है कि जब एक टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आ जाती है, राइट, तो जब आपने पीपीएफ आपको कैलकुलेट करना है, आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है या सोशल वेलफेयर प्रोग्राम पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे दो टाइप की इकोनॉमी होती है। पहली इकोनॉमी ये आ जाती है दैट इज दी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होता है कि जहां पे एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट बताता है कि आपको कितना प्रोडक्शन करना है और ये प्रोडक्शन का कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एंड इनफैक्ट ये बताता है कि आपको प्रोडक्शन
ठीक है, प्रोडक्शन के बाद इसका प्राइसेस, इसकी प्राइस क्या रहेगी, उसका एलोकेशन, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूशन भी बताता है कि किसको होगा। यानी कि जो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सारी चीजें सरकार बताती है। ओके तो ये दैट इज द मीनिंग ऑफ द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसका मेजर एग्जांपल आता है चाइना की इकोनॉमी, जो मिड 20th सेंचुरी में एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी थी, राइट, जहां पे हर चीज सरकार बताती थी कि प्रोडक्शन कितना होगा, प्राइसेस क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट पॉइंट इज कि इससे इकोनॉमी में मार्केट फेलियर हो गया, चाइना का मार्केट फेलियर हो गया, एंड वहां पे उन्होंने खुद को पुश किया टुवर्ड्स दी मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी। तो यानी कि एट प्रेजेंट चाइना ने ट्रांजिशन कर लिया है फ्रॉम प्लान्ड इकोनॉमी टू अ मोर मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी, यानी कि वहां पे कंपटीशन आ गया। क्योंकि जब आप अब आप समझ लीजिए कि अगर हर चीज सरकार ही डिसाइड करेगी कि प्रोडक्शन कितना करना है, तो उसके अंदर कंपटीशन नहीं है ना, कोई प्राइवेट पार्टी का कंपटीशन नहीं है, और जब कंपटीशन नहीं है तो वहां पे इनोवेशन नहीं है। अब जब इनोवेशन नहीं है तो टेक्नोलॉजीज नहीं बनेगी, और अल्टीमेटली मार्केट धीरे धीरे इनएफिशिएंट होता जाएगा और वो फेलियर की तरफ चला जाएगा। वेरएज अगर आप मार्केट ड्रिवन लेके आओगे, दैट मीन्स कि आपने कहा है कि यहां पे प्राइवेट पार्टीज डिसाइड करेगी कि क्या रहेगा, प्राइसेस क्या रहेगा, दैट मीन्स कि कंपटीशन रहेगा, कंपटीशन रहेगा तो फिर इनोवेशन आता रहेगा। जैसे एग्जांपल आ जाता है कि मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो प्राइसेस होते हैं ना, वो इकोनॉमिक डिसीजंस गाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि वीट का डिमांड कितना है और उसकी सप्लाई कितनी है, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि उसकी प्राइसेस क्या रहेगी, उसका प्राइस क्या रहेगा। दैट मीन्स यहां पे सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सरकार ना ही ये बता रहा है कि आपको कितनी डिमांड करनी है, ना ही ये बता रहा है कि आपको कितना प्रोडक्शन करना है, और ना ही वो प्राइस पे कुछ कमेंट कर रहा है, राइट। सो दैट मीन्स दिस इज टोटली मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, राइट। ये कॉन्सेप्ट दिया गया था एडम स्मिथ ने, जहां पे उन्होंने इनविजिबल हैंड का मैकेनिज्म लेके आया। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इनविजिबल हैंड, कि इकोनॉमी में एक इनविजिबल हैंड है जो डिमांड और सप्लाई बताता है, जिसके बेसिस पे आपको प्राइसेस पता चलती है। ओके तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इकोनॉमी। इसका बेसिक एग्जांपल आया था यूएस इकोनॉमी, जो पूरी ही मार्केट इकोनॉमी पर डिपेंड करती है अंटिल द ग्लोबल डिप्रेशन, राइट। जो 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसके बाद से वहां पे मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आ गया। इनफैक्ट इंडिया में भी ये आ गया मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, दैट हम मिक्स इकोनॉमी की तरफ है। दैट मीन्स कि आप अपने हिसाब से, जो मार्केट में इनविजिबल हैंड है वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइसेस डिसाइड करेगा, लेकिन अगर प्राइसेस एक इक्विलिब्रियम से बाहर आ जाता है तो वहां पे गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी और वो बताएगी कि इसका प्राइसेस या तो कम करो या इसका प्राइसेस बढ़ाओ। यानी कि अगर इन्फ्लेशन हो गया तो सरकार आएगी, डिफ्लेशन हो गया तो सरकार आएगी। सो दैट मीन्स कि वी आर अ मार्केट इकोनॉमी, जहां पे इनविजिबल हैंड फ्री फ्लो में फ्लोट करता है। अगर वो इक्विलिब्रियम से बाहर चला जाता है तो सरकार आगे उस पर रोक लगाती है। सो दैट मीन्स कि यहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, बट वेरी मिनिमल, यानी कि एंड में आता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, स्टार्टिंग में गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है। सो दीज वर द टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जिनको हम आने वाली क्लासेस में और बेटर वे में समझेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिगार्डिंग द पॉजिटिव एंड द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स अगर हम समझते हैं, दैट द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आपको एक्चुअल में फैक्ट्स बताया जाता है, राइट, एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आपको एक ओपिनियन बताया जाता है। इसको और बेटर तरीके से समझते हैं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आपको फैक्ट्स बताया जाएगा दैट इन्फ्लेशन कितना है, दैट इंडिया में लेट्स से इन्फ्लेशन इज 5% है, ओके, हमारे पास प्रोडक्शन इतना परसेंट है। सो दैट मीन्स ये आपको एक्चुअल रियलिटी बता रहा है, दैट इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। वेयर इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्म्स, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दैट मीन्स कि एक ओपिनियन पे रहेगा दैट व्हाट शुड बी डन टू कंटेन इन्फ्लेशन। इट मीन्स ये आपका ओपिनियन बता रहा है कि आपको इन्फ्लेशन कैसे रोकना चाहिए, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ानी चाहिए। वेरएस पॉजिटिव जो इकोनॉमिक्स वो बता रहा है कि इन्फ्लेशन इतना परसेंट है, एम्प्लॉयमेंट इतना परसेंट है, प्रोडक्शन इतना परसेंट है, ये एक्चुअल रियलिटी बता रहा है। वेरएस नॉर्मेटिव में आपको ओपिनियन बताया जाएगा। तो उसके बेसिस पे अगर हम समझते हैं तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, एक्सप्लेन हाउ इकोनॉमीज फंक्शन
वेर जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है फोकस ऑन इवेल्युएटिंग इकोनॉमिक आउटकम्स, कि आप इकोनॉमिक के आउटकम्स को इवेल्युएट करते हो, आप बताते हो कि दिस शुड हैव बीन हैपन, इन्फ्लेशन इतना होना चाहिए, इन्फ्लेशन को इतना कम करना चाहिए, इन्फ्लेशन को ऐसे रोकना चाहिए, ऐसे बढ़ाना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। तो इसका एग्जांपल समझते हैं। द डिस्कशन अबाउट पोवर्टी एलिवेशन इन इंडिया इन्वॉल्व बोथ पॉजिटिव एनालिसिस एज वेल एज नॉर्मेटिव जजमेंट, यानी कि पोवर्टी एलिवेशन में पॉजिटिव एनालिसिस क्या रहेगा कि 21% इन इंडिया आर पुअर, दिस इज पॉजिटिव एनालिसिस, यानी कि ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। वेर एज आपको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताएगा कि व्हाट शुड बी डन, कि क्या करना चाहिए कि ये पॉवर्टी हम रिड्यूस कर पाए, यानी कि डिक्रीज कर पाए। तो दैट मीन्स कि ये इवैल्यूएट करता है हमारे इकोनॉमिक आउटकम्स को, या क्या किया था हमने इसलिए ये इतना हुआ है, एक्सेट्रा, राइट। तो ये चीजें हमें पता चलती है। तो ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियोस में और बेटर वे में समझेंगे, ठीक है। अगर इसका हम डिफरेंस समझते हैं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स बताता है और एक्सप्लेन करता है हाउ थिंग्स आर, वेर एज नॉर्मेटिव जजमेंट्स बताता है, सजेशंस देता है दैट व्हाट शुड बी डन। ये ऑब्जेक्टिव है, वेर एज दिस इज सब्जेक्टिव। यहाँ पे फैक्चुअल स्टेटमेंट्स है, यहाँ पे ओपिनियन बेस्ड स्टेटमेंट्स है। इसका है फॉर एग्जाम्पल रेजिंग द मिनिमम वेज विल रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट, वेर एज द मिनिमम वेज शुड बी इंक्रीज टू हेल्प पुअर। सो देयर इज अ डिफरेंस कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बता रहा है कि जितना ज्यादा मिनिमम वेज बढ़ाओगे उतना एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होता जाएगा, वेर एज यहां बोला है कि मिनिमम वेज शुड बी इंक्रीज टू हेल्प द पुअर। ओके, सो दैट इज डिफरेंट कि यहाँ पे ओपिनियन और यहाँ पे एक फैक्ट बताया गया है, वेर एज इट कैन बी टेस्टेड और प्रूवन राइट और रॉन्ग, कि यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं ना, कि क्योंकि ये फैक्ट्स है, factual statements could be right or wrong, whereas the opinions they cannot be proven, हम प्रूव नहीं कर सकते because they are based on beliefs, कि वो मेरे बिलीफ पे है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये करने से पुअर्टी कम होगी, ये करने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, so that is my opinion base. Okay, next thing, that is a very basic thing, that is the concept of micro and macroeconomics. Microeconomics का अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो वी कैन से दैट एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट है, इफ देयर इज अ फॉरेस्ट, ठीक है, अब एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट में ट्रीज है, ठीक है। अब एक ट्री को क्या क्या चीजें कंसीडर करता है, एक ट्री दो मेजर चीजें कंसीडर करता है, एक तो सनलाइट, कि उसको सनलाइट कितना मिल रहा है, और दूसरा उसको वाटर कितना मिल रहा है। सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक फॉरेस्ट में कई सारे टाइप्स के ट्रीज होंगे और हर ट्री का सनलाइट और वाटर कैपेसिटी अलग होगा। तो जब एज अ ज्योग्राफर, राइट, और एज अ रिसर्चर, एज अ एनवायरमेंटलिस्ट मैं स्टडी कर रहा हूं कि हर एक पर्टिकुलर ट्री के कि जो ABCD जितने भी ट्रीज है हमारे पास, वो हर ट्री को कितनी सनलाइट चाहिए और कितना वाटर चाहिए। सो दिस पर्टिकुलर स्टडी ऑफ ट्रीज, ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज इज नोन एज माइक्रो स्टडी, कि मैंने यहां पे मैक्रो स्टडी करी है, राइट। वेयर एज एक रीजन है जहां पे मैं देख रहा हूं कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट A, that let's say there are several type of forest 1, forest 2, forest 3, forest 4। तो मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर रीजन में इंडिया में वेस्टर्न घाट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, और हर फॉरेस्ट की एक इंडिविजुअल हर फॉरेस्ट की नीड है कि एज अ ओवरऑल फॉरेस्ट उसको कितना सनलाइट चाहिए और कितना वाटर चाहिए, राइट। सो दिस पर्टिकुलर स्टडी इज नोन एज मैक्रो स्टडी, राइट। तो यानी कि माइक्रो स्टडी क्या करता है, वो एक इंडिविजुअल लेवल पे ट्रीज पे स्टडी कर रहा है, whereas मैक्रो स्टडी क्या कर रहा है, वो पूरे एक ग्रुप पे कर रहा है, यानी कि पूरे फॉरेस्ट पे स्टडी कर रहा है, राइट। तो अगर हम ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो हम कह सकते हैं कि जब आप इन्फ्लेशन को मेजर करते हो, कि इन्फ्लेशन दो तरीके से मेजर होता है, ठीक है, कि जो पहला इन्फ्लेशन आ जाता है दैट इज द प्राइस राइज, कि आपने प्राइस राइज तरीके से उसको मेजर किया, और दूसरा इन्फ्लेशन आ जाता है दैट इज द मनी सप्लाई। तो जो प्राइस राइज है वो माइक्रो लेवल की इन्फ्लेशन हो गया, यानी कि वो माइक्रो स्टडी हो गई, वेयर जो मनी सप्लाई है दैट इज दी
मैक्रो स्टडी हो गया. सो दैट इज द डिफरेंस कि दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स and this is macroeconomics. Remember, the meaning of economics is study of the allocation of scarce resources to satisfy individual want. So that means कि micro level पे आप study कर रहे हो economics को, whereas ये macro level पे आप study कर रहे हो वो economics को, right? तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि that is the meaning or the difference between micro as well as macro economics. Okay, whereas जो हम next क्लास में समझेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि जब हमने ये क्लास में समझ लिया कि इकोनॉमिक्स क्या है, क्या चीज़ें फैक्टर्स कंसिडर किया जाता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो फिर आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ द कंज्यूमर चॉइसेस. कि कंज्यूमर चॉइसेस जो होती है वो मेजरली डिराइव करती है डिमांड को, जो मार्केट प्राइसेस और रिसोर्स एलोकेशन से अफेक्ट की जाती है. सो दैट मीन्स एवरी डे के जो डिसीजंस होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल चूजिंग बिटवीन बाइंग ग्रॉसरीज और सेविंग फॉर एजुकेशन, ये सब कंज्यूमर बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है, राइट? सो दैट विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट क्लास. सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो. In the coming video, we'll be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.